हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है क्लास 11 का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग वेक्टर्स में ऑलमोस्ट रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर को कंप्लीट कर लिए थे। यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, एक एक चीज को पूरा डिटेल्ड में देख रहे हैं, अच्छे तरह से सवाल कर रहे हैं, प्रैक्टिस के थ्रू और चीजों को हम इनहेंस कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम लोग जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, तीन तरह का टोटल मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर होता है, लेकिन दो मल्टीप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं और उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो उन सब चीजों को हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे। आप एक प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग रहेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। हम लोग एडिशंस ऑफ वेक्टर देखे थे, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर को देखे। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर को देखेंगे। और हम लोग ये बात भी देखे थे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ और नहीं, एक तरह से एडिशंस ऑफ वेक्टर है, बस हम डायरेक्शंस को उल्टा कर देते हैं। जो बच्चा प्रॉपर तरीका से चीजों को पढ़ रहे हैं उसको ये बात समझ में आ रहा होगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक। उसी तरह से डिवीजन ऑफ वेक्टर जो है कुछ और नहीं है, बस एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का ही एक सिनोनिम्स है। एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को ही हम लोग डिवीजन ऑफ वेक्टर के तौर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल जब करेंगे तो वो बात आपको ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। फिलहाल हम जब पढ़ रहे हैं तो एकदम बेसिक से चीजों को करते हैं। सबसे पहला बात है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन वर्ड का मतलब होता है गुणनखंड, मल्टीप्लाई करना कोई चीज को। तो वेक्टर में टोटल तीन तरह का मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पॉसिबल है। तो लिखते हैं सबसे पहले थ्योरी, जैसे हम लोग कवर आउट करते हैं तो उसी को आगे बढ़ रहे हैं लेकर। देयर आर थ्री टाइप्स of multiplication in vectors, ठीक। वेक्टर्स में कुल तीन तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। तीनों दे आर एकदम आराम से बाबू हम एक एक बात डिटेल में बता रहे हैं। जिसको ये सब बात आता होगा वो आगे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन तरह का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर इनटू स्केलर। वेक्टर इनटू स्केलर, और उसका आंसर जब भी आएगा तो उसका आंसर हमेशा एक वेक्टर आता है। क्लियर है? हम आराम से डिटेल में एक एक मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पहला मल्टीप्लिकेशन क्या है कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी या किसी एक नंबर को ही हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, सिर्फ जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा वो वेक्टर आएगा। तो वो आता है पहला कैटेगरी का मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है? दूसरा कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरा आता है वेक्टर डॉट वेक्टर। देखिए, हम इसको पढ़ने का एक तरीका से पढ़ रहे हैं, वेक्टर डॉट वेक्टर, जिसका आंसर आता है सर, जिसका आंसर आता है स्केलर, ठीक। तो इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन है बाबू, इसी मल्टीप्लिकेशन को हम लोग चाहे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, चाहे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर कट है सारा बात? हम क्या बोले, दूसरा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है सर, वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट लेना है। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ही है डॉट, ठीक है, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है, डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे, निश्चिंत रहिए आप। दूसरा और तीसरा आ जाता है वेक्टर क्रॉस वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं हम? वेक्टर क्रॉस CROSS, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, और उसका आंसर जो आता है सर वो एक वेक्टर आता है। और इस मल्टीप्लिकेशन का भी हम एक नाम दे देते हैं, चूंकि आंसर वेक्टर आ रहा है तो इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है बात?
तो सबसे पहले आप इस बातों को नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग पहला मल्टीप्लिकेशन से शुरू करेंगे, फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन को कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट तीसरा मल्टीप्लिकेशन को कवर करेंगे। ठीक, तो पहले आप नोट डाउन करो इस बातों को। क्लियर है? पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, है ना। हम मिटा रहे हैं इसको और स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है बाबू? सब कुछ आई होप कि दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ बढ़िया से। हाँ हाँ हाँ, एकदम सब कुछ बढ़िया है सटीक। चलिए हम मिटा देते हैं अपने तरफ से। चलिए हम पहला जो मल्टीप्लिकेशन है उसको डील कर रहे हैं। ठीक, चलिए फर्स्ट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला अपना जो मल्टीप्लिकेशन है वो है सर मल्टीप्लिकेशन क्या कि वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, और आपका आंसर जो आता है सर वो आता है क्या? वो आता है वेक्टर। ठीक, वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन और आपका जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है। अब आराम से समझेंगे बात को। क्लियर है? चलिए एकदम डिटेल्ड में समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, एक वेक्टर है, दूसरा कोई स्केलर है, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो भी अपना आंसर आ रहा है वो वेक्टर आ रहा है। ठीक, समझिएगा बात को। देखिए सपोज वी हैव ए वेक्टर as vector having magnitude a। ठीक, हम क्या बोले, मान लेते हैं अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ठीक, आगे एंड हैव एनी नंबर, या हम लोग सिंपली बोल रहे हैं स्केलर, क्या? स्केलर एज के। कोई एक नंबर मान लिए, कोई एक कांस्टेंट नंबर मान लिए जो कि अपना स्केलर है। सर स्केलर को आप नंबर क्यों माने? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि स्केलर क्या होता है सर, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो डायरेक्शन नहीं होता है तो एरो नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्लियर है? हम बोले कि एक वेक्टर अपने पास है और अपने पास एक मैग्नीट्यूड के वाला अपना स्केलर है। ठीक, देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर कैन बी written as क्या? देखिए हम मान लेते हैं कि हमको पता है क्या कि सर जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए वेक्टर इंटू का के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? के ए वेक्टर। जो कि आंसर आएगा सर वो एक वेक्टर आएगा। तो हम मान लिए कि लेट बी वेक्टर बराबर मान लेते हैं के ए वेक्टर आ गया। ठीक ठीक ठीक, यहां तक बात क्लियर है? हम क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। अपने पास एक वेक्टर था, बस इतना बात को सुन लीजिएगा। अपने पास एक वेक्टर था ए वेक्टर और अपने पास एक स्केलर था के। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो अपना जो आंसर आया, ए वेक्टर और के जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो अपना जो आंसर आया वो एक वेक्टर आया, जो कि यहां दिखा हुआ है कि आंसर वेक्टर आएगा। ठीक, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? देखिएगा बात को, मैग्नीट्यूड of B vector is KA। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? के को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वही हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। जब सवाल लेंगे तो सब बात क्लियर होगा। यहां तक बात समझ में आ गया? हम क्या बोले सर, एक वेक्टर को जब आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आता है, वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है। सर वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किए और अपना जो भी आंसर आया सर वो एक वेक्टर आया, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? सिंपली के ए का मैग्नीट्यूड। खत्म हुआ। क्लियर? आगे
नेक्स्ट केस 1, एक छोटा छोटा केस समझिएगा। केस 1, पहला केस क्या है? केस है कि इफ k इज ग्रेटर देन 0, अगर ये कांस्टेंट हमारा 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि b वेक्टर जो है वो पॉजिटिव टाइम्स ऑफ a वेक्टर के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं बात? k का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा? b वेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव टाइम्स ऑफ क्या होगा? a वेक्टर के बराबर होगा। और b वेक्टर जब पॉजिटिव टाइम्स ऑफ a वेक्टर के बराबर होगा, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये होता है जिधर a वेक्टर का डायरेक्शन है उधर ही b वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या? द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ, अभी आप प्लीज नोट मत कीजिएगा, आराम से ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है? द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कहने का मतलब ये भी बोल सकते हैं क्या कि सर बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। क्या बोल सकते हैं सर? बी वेक्टर इज पैरेलल, इसको शॉर्ट में लिखे पैरेलल टू ए वेक्टर, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डायग्राम बना के क्या कि सर ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये हमारा सर बी वेक्टर हो गया। दैट्स इट, इतना ही बात था। यहां तक बात समझ में आ रहा है? तो पहला केस क्लियर हो गया क्या कि सर जब ऐसा सिचुएशन हमको दिखेगा तो इसका मतलब पक्का है कि जब k ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सर b वेक्टर का डायरेक्शन जो है a वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, या अगर a वेक्टर ऐसे है तो b वेक्टर भी ऐसे होगा, या a वेक्टर ऐसे है तो b वेक्टर भी ऐसे होगा, a वेक्टर ऐसे है तो b वेक्टर भी ऐसे होगा। इसका मतलब पक्का है कि सर जिधर a वेक्टर उधर ही b वेक्टर, इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल होगा। दैट्स इट, इतना ही बात था। नेक्स्ट केस ध्यान दीजिएगा, एकदम समझते चलिएगा बात को। केस टू, अच्छा कल के दिन मान लो ऐसा हुआ, कल के दिन मान लो कि k लेस देन 0 हो गया, कोई बात नहीं सर, k लेस देन 0 हो गया तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपना मन है उसका। अगर k लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब k निगेटिव हो गया, इसका मतलब b वेक्टर जो हो जाएगा सर वो माइनस टाइम्स ऑफ a वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सर अगर a वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो b वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, अगर a वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो b वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, अगर a वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो b वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। इसका मतलब समझ में आ गया आपको क्या कि सर a वेक्टर और b वेक्टर क्या होगा? आपस में एंटी पैरेलल होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। तो मैं वही बात को लिख रहा हूं क्या, द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज अपोजिट, वर्ड जो है बाबू उस वर्ड को पकड़िएगा जो मैं लिख रहा हूं। द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। खत्म। नेक्स्ट पॉइंट सर यहां पर क्या है? पैरेलल, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? बी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर। क्लियर है सर? बी वेक्टर जो है अपना वो ए वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। ठीक, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है अभी डायग्राम से समझते हैं। जैसे अगर मान लो ये ऐसे नहीं, इसको इसने बनाते ऐसे, अगर मान लो ये अपना ए वेक्टर हो गया बच्चों, तो पक्का है कि सर बी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा होगा। दैट्स इट, यही बात समझाना चाह रहे थे। अगर ये अपना ए वेक्टर हो गया तो बी वेक्टर क्या होगा? उसके उल्टा डायरेक्शन में होगा। लाइक दिस, अगर ए वेक्टर हो गया तो बी वेक्टर इसके उल्टा डायरेक्शन में होगा। कब? जब हमारा के लेस देन 0 होगा, जब के निगेटिव आएगा। क्लियर है बात? अच्छा आगे की बात करते हैं। एक लास्ट केस इसमें संभव है क्या कि सर अगर k 0 हो गया तब, लेस देन 0 का तो बात कर लिए सर, ग्रेटर देन 0 का बात कर लिए, तो k अगर 0 हो गया तब समझते हैं केस 3 क्या? इफ k इज इक्वल टू 0, अगर k 0 के बराबर हो गया, एक तो देख लू कि कट तो नहीं रहा है, हाँ, अगर k सर 0 के बराबर हो गया तो बताओ 0 इंटू वेक्टर, अरे सर 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो। बचपन से हमारे टीचर आपको भी पढ़ाते रहे होंगे, हम भी पढ़ते रहे होंगे क्या कि सर 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, आंसर विल ऑलवेज बी 0। यही है 0 का खास बात सर। 0
को जहां ले जाओ जीरो उसको अपने अंदर ला लेगा, ये है जीरो का पॉजिटिविटी। तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो, आंसर कम्स आउट टू बी जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि बी वेक्टर जो हो जाएगा सर वो जीरो वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। क्या हम बोलेंगे, देन दी बी वेक्टर विल बी treated as an जीरो वेक्टर। ठीक, या इसे लिखो या सिंपली हम लोग लिखेंगे ट्रीटेड एज एन जीरो, या फिर हम बोल सकते हैं नल वेक्टर। हम आपको बताए भी थे, पढ़ाए भी थे ये बात कि जीरो वेक्टर को अपन नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। पर नहीं क्या बोले, डायलॉग सुने होंगे नल बट्टे सन्नाटा, तो ये जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा सर, वो जीरो वेक्टर के जैसा हो जाएगा। अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अरे सर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप रटा चुके हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो, आप रटा चुके हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, हम लोग को नहीं पता, आप किधर भी ले सकते हो डायरेक्शन, ठीक है। तो हम बोलेंगे डायरेक्शन की बात करेंगे सर, तो डायरेक्शन हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी। स्पेलिंग आपको पढ़ देता हूं, ARBITRARY। अगर मान लीजिए आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी। आप नोट्स में देखिएगा जब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ा रहे थे, डायरेक्शन मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब होता है नॉट नोन टू अस, हम लोग को नहीं पता है। आप किधर की भी तरफ जीरो वेक्टर का डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। क्लियर है बात। मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, जीरो वेक्टर बन जाएगा अगर बी वेक्टर, तो बी वेक्टर अगर जीरो वेक्टर बन जाएगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसका जीरो हो जाएगा और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो जाएगा। तो ये था पहला जो वेक्टर्स का जो भी बेसिक्स होता है उसका पहला मल्टीप्लीकेशन में इतना सारा सा बात था। आप इसको नोट कीजिए, कुछ सवाल करते हैं, जब आपको सवाल करने के बाद इनहेंस हो जाएंगे आप इस चीज टॉपिक को, फिर हम अपना मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आपके पास सवाल है, जो अभी हम लोग पहला टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को पढ़े हैं उसी का आपको सवाल करना है। सवाल आपके पास क्या है मैं बता देता हूं। सवाल आपको बोला है कि लेट ए वेक्टर बी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। ए एक कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, ठीक, 10 यूनिट, और डायरेक्शन किधर की तरफ है सर, डायरेक्शन है उसका नॉर्थ की तरफ, ठीक, नॉर्थ दिशा में है। आपको डिफाइन करना है दो वेक्टर, एक 7a वेक्टर है, दूसरा माइनस का 7a वेक्टर है। क्लियर है। हम पहला को स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे करना देखिएगा। हमको पता है कि सर जब भी आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक वेक्टर हम लोग बना लेते हैं बी वेक्टर, जिसको हम बोल रहे हैं 7a वेक्टर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम आपसे एक छोटा मोटा बात इसमें पूछेंगे तो आपसे हम पहला बात पूछेंगे कि बाबू के का वैल्यू बताओ, तो आप बोलिएगा सर के का वैल्यू 7 है। अगर हम उस डेफिनेशन से याद करेंगे तो बी वेक्टर बराबर के इंटू ए वेक्टर लिखते थे, के अपना स्केलर होता था, तो सर यहाँ पर के कितना है सर, के का वैल्यू 7 है। क्या के ग्रेटर देन 0 है, यस सर बिल्कुल। इसका मतलब हम यहाँ से एक बात और बोल सकते हैं क्या, कि सर बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है ए वेक्टर की। बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं इतना तक, ठीक। अच्छा, रही बात मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड क्या है सर बी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। के ए वेक्टर में के तो अपना स्केलर ही है, उसमें तो कुछ करना नहीं है, तो के को बाहर निकाल लो, के को बाहर निकाल लो, और हम लोग अब लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है। अरे बाबू के तो एक नंबर है, स्केलर है ना, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सिंपली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से के को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो आप बोलिएगा सर के का वैल्यू सवाल के मुताबिक 7 इंटू का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, खुद सवाल वाला दिया हुआ है 10 यूनिट, इसका मतलब गुना का 10, मतलब ये हो गया 70 यूनिट। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट बात है सर इसका डायरेक्शन का, डायरेक्शन का बात कर लेते हैं सर। डायरेक्शन का जब हम बात करते हैं तो हमको पता है कि ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर जो है वो आपस में क्या है सर, वो आपस में पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब अगर नॉर्थ दिशा में ए वेक्टर है, इसका मतलब पैरेलली, मतलब अगर ये नॉर्थ दिशा में ए वेक्टर जा रहा है तो बी वेक्टर भी उसी दिशा में जाएगा, काहे कि पैरेलल है दोनों। इसका मतलब सर बी वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर की तरफ ही होगा। इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, उसका डायरेक्शन टुवार्ड्स नॉर्थ, तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स नॉर्थ।
तो इस तरह से सवाल को करना था। तो हमारा दो मुद्दा आ गया। क्या? पहला मुद्दा, हमको वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो सर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 70 यूनिट। उसके बाद दूसरा बात चाहिए होता है सर डायरेक्शन, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ की तरफ। दैट्स इट, खत्म हो गया यहां तक बात। ठीक, चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। अब आप समझ गए सर, आप तो आप उड़ा दोगे। देखो दूसरा सवाल, फिर से आप इसको कोई एक बी वेक्टर मान लो, मान सकते हैं, कोई हम बोले ना काहे कि हमको पता है कि सर पहला मल्टीप्लिकेशन में क्या कि स्केलर को जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर को जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर वेक्टर ही मिलता है। तो डायरेक्टली हम इसको मान लेते हैं कि लेट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? -7 इंटू ए वेक्टर। ठीक, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं -7 इंटू ए वेक्टर, थोड़ा सा फील कराने के लिए। -7 इंटू ए वेक्टर, बढ़िया बात है सर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की छोटी मोटी बात करते हैं। सर के का वैल्यू बताओ। सर बी वेक्टर बराबर, हमको डेफिनेशन का बता दो, बी वेक्टर बराबर के इंटू ए वेक्टर होता है। के का वैल्यू तो सर -7 है, -7 इसका मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 इसका मतलब बी वेक्टर जो होगा वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगा। एंटी पैरेलल मतलब ऐसे, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगा किसके? ए वेक्टर के। ये बात समझ में आया? क्यों? काहे कि हम अभी तुरंत बताए कि के का वैल्यू जब लेस देन 0 हो जाएगा तो बी वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। बढ़िया बात है सर। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सर, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड के लिए तो एक ही चीज हमको पता है, मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू ए वेक्टर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं के इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए सर, के क्या है सर? के का मैग्नीट्यूड कितना है? के यहाँ स्केलर है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कभी भी स्केलर नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, आपको पता है। तो मैग्नीट्यूड की जगह हम क्या डाल देंगे? 7। क्लियर है? अच्छा, एक का मैग्नीट्यूड कितना है सर? खुद सवाल वाला दिया हुआ है 10 गुना का 10, तो मैग्नीट्यूड इसका भी कितना आ गया सर? 70 यूनिट। आप गलती से मैग्नीट्यूड को -70 मत कर दीजिएगा, के का वैल्यू -7 मत पार डाल दीजिएगा। क्यों? काहे कि हम यहाँ पर के का भी मैग्नीट्यूड देख रहे हैं बाबू। यहाँ पर तो पॉजिटिव था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर के निगेटिव है, तो के मैग्नीट्यूड से बाहर जब निकलेगा तो निगेटिव -7 करके कोई चीज नहीं निकलता, 7 निकलता। डायरेक्शन उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन 7 निकलेगा ये। ठीक है, तो 7 निकलेगा, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, गलती से -7 मत कर दिएगा, कि हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में हम साइन को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, आप उसको सॉल्व किए तो ट्रायंगल का साइड आ गया -7, तो -7 का मतलब ये नहीं है कि ट्रायंगल का साइड निगेटिव हो जाएगा, साइड 7 ही है, मैग्नीट्यूड उसका 7 ही है, उस निगेटिव का कुछ और मतलब है जो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां तक बात समझ में आ गया। डायरेक्शन की बात करते हैं सर, डायरेक्शन की बात करते हैं सर। डायरेक्शन हमको पता है कि सर बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या है? एंटी पैरेलल है। देखो बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या है? एंटी पैरेलल है। इसका मतलब अगर ए वेक्टर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर ए वेक्टर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो बी वेक्टर क्या हो रहा है? उसके उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ए वेक्टर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो बी वेक्टर नॉर्थ से उसके उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? साउथ। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर? डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स साउथ। बस इतना सा बात है। किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो बात पता होना चाहिए। डायरेक्शन सर, डायरेक्शन सेम उतना ही है जितना पहला था। मैग्नीट्यूड सर, मैग्नीट्यूड से हो गया साउथ। साउथ क्यों? काहे कि माइनस टाइम्स ऑफ के आ गया, इस वजह से साउथ आ गया, जस्ट उसका उल्टा, एंटी पैरेलल। क्लियर है? तो आप प्लीज इस बातों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आप नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल बोला गया है कि अगर ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप। ठीक, ए वेक्टर का वैल्यू आपको दे दिया है। ठीक, आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर है। क्यों? काहे कि आई एक्सिस, जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में दिया हुआ है।
आपको वैल्यू निकालना है 4a वेक्टर का कि 4a वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। बढ़िया बात है सर। और उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, आराम से करते हैं। आप हमको एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज को देख के थोड़ा सा फील आ रहा है ये बात कि सर किसी ना किसी वेक्टर को किसी ना किसी स्केलर मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर हमेशा वेक्टर आता है। तो कुछ नहीं करना है सर आपको। सर आपको पहले ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप। आपसे पूछा गया है 4a वेक्टर का वैल्यू, तो बस कुछ नहीं करना है, आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर आ जाएगा। मतलब 4 इंटू ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है? आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 16k कैप। ये हमारा ए वेक्टर का वैल्यू आ गया। क्लियर है बात? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक, इसको हम सिंपली बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, अपना मुताबिक कोई एक नया वेक्टर आ जाएगा ये बी वेक्टर। ठीक, अच्छा 4a वेक्टर का वैल्यू आ गया। रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड हम आपको लिखना सिखा चुके हैं। जब भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D पढ़ रहे थे तब भी वहां पर सिखाए थे, फिर से बताते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आप बताइएगा? ax i कैप माइनस का ay j कैप प्लस का az k कैप। याद कीजिएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम मैग्नीट्यूड इस तरह का वेक्टर कैसे लिखते थे? अंडर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो वही काम करेंगे कि सर मैग्नीट्यूड में 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। करते हैं सर आगे थोड़ा सा सॉल्व। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर आई मीन 16 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 256। तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 32 प्लस का 256, और आंसर कम्स आउट टू बी 628, 25 3 28 288। बाकी आप सॉल्व कर लेना, इतना ही कुछ आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपसे 4a वेक्टर पूछा जाएगा, या कल के दिन मान लो यहां से आपसे पूछ देता है कि 7a वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7a वेक्टर का वैल्यू, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है सर, आपको a वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई करना है, खत्म बात, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है? स्केलर से मल्टीप्लाई करना और आपको आंसर लिखना है। मैग्नीट्यूड जब पूछेगा तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D में ये बात हम सिखाए थे कि जब आई कैप जे कैप और के कैप में वेक्टर रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड लिखने का ये तरीका होता है। ठीक, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट जरूर कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, मिटा रहे हैं हम। चलिए, दूसरा टाइप्स का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलिए समझेंगे आराम से डिटेल में एक एक बात। जो बेसिक बात आपको हम बोलेंगे याद रखने के लिए, आप प्लीज उस बातों को याद रखिएगा, उससे आपका एग्जाम में समय बचेगा और आपका लेवल भी इनहेंस होगा, कैलकुलेशंस भी इनहेंस होगा, और आप सोच भी थोड़े अच्छे लेवल पर पाओगे चीज़ों को, है ना। तो वो काम आपको करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन में, वेक्टर डॉट वेक्टर, और इसका आंसर क्या आता है सर? इसका आंसर आता है स्केलर। इसका आंसर आता है स्केलर, मतलब दो गो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर कुछ ना कुछ स्केलर नंबर आएगा, यही बात बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला बात, बेसिक बात इसके बारे में कर लेते हैं क्या, कि सर दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन is also known as scalar product, scalar product और डॉट प्रोडक्ट। ठीक, इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन होता है बाबू, कि दो वेक्टर को डॉट कर दिए और आपका आंसर कुछ आ गया, डेट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है? आगे आगे समझिएगा। लेट वी हैव
टू वेक्टर्स A vectors and B vectors and K be any number या सिंपली हम बोल सकते हैं स्केलर, then we define क्या ये डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं सर A वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए हम मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा रहे, बार बार डॉट लगा रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर का के। बस हम इतना दूर में एक ही बात बताना चाह रहे हैं कि ये जो बाबू के होगा ये वेक्टर नहीं होगा, ये बात समझिएगा ध्यान से। ये जो बाबू दो वेक्टर का जो डॉट लेंगे उसका आंसर जो भी आएगा, के मान ले रहे हैं हम, आ रहा है एक स्केलर के आ रहा है, वो वेक्टर नहीं होगा। बार बार इस बात को बोल रहे हैं, तो क्या होगा सर वो स्केलर होगा, कोई एक नंबर होगा, 5 10 15 20 50 40 जो भी होगा वो नंबर होगा, वेक्टर नहीं होगा। इस बात को आपको अपने भेजा में सेट कर लेना है। क्लियर है बात, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ अभी समझाते हैं आपको। हम क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं अपने पास एक ए वेक्टर है, ठीक, हम एक बार देख लूँ, कट तो नहीं रहा है वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक। हम क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं अपने पास ए वेक्टर है और मान लेते हैं अपने पास एक बी वेक्टर है, ठीक, और उसके बीच में एंगल है थीटा। एक एंगल ये भी है बाबू, ध्यान से समझिएगा, एक एंगल ये भी है, लेकिन थीटा कौन सा है सर, थीटा स्मॉलर एंगल है। किसके किसके बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर में। आप बड़ा एंगल मत ले लीजिएगा, गलत हो जाएगा। जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्मॉलर एंगल को हम वैल्यू देते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में छोटा एंगल कौन सा है, वो मेरा प्रायोरिटी में रहता है, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर्स आएगा, दोनों वेक्टर का डॉट लेना है, तो एक बना दिया गया है रूल्स की सर, दो वेक्टर का डॉट जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है सर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और कौन सा वाला एंगल सर, ये छोटू वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल नहीं, ठीक। अच्छा एक पॉइंट और लास्ट, क्या कि कल के दिन हम कॉस थीटा को डायरेक्टली यहां से इसे भी लिख सकते हैं सर, कॉस थीटा बराबर इन दोनों चीज को हम क्या करेंगे, नीचे में लेकर आ जाएंगे इसके। तो हम इसे भी लिख सकते हैं सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जो बात आपको लिखाए हैं आप प्लीज उस बातों को रट लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्लियर है, सारा बात को आप रट लीजिएगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक। तो हम क्या बोले सर, दो वेक्टर का, दो ही तीन बात किए, दो वेक्टर का डॉट हमेशा क्या आएगा, स्केलर आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर दो वेक्टर का डॉट क्या आ रहा है सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा सर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में छोटा वाला एंगल, खत्म बात। आगे कॉस थीटा को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर, इस चीज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला दो, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, खत्म। कॉस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि कोसाइन में है, कॉस के फॉर्म में। ये रूल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। या हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर बी कॉस थीटा ही को तो ये वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, बी कॉस थीटा इधर पे आ जाएगा, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हम 2D में आपको बताए थे। खैर अगर वो बात नहीं दिमाग में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम इस तरह से चीजों को याद रखेंगे। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ बेसिक बात है जो आपको याद रखना है यूनिट वेक्टर, सॉरी बोल रहे हैं ये डॉट प्रोडक्ट के केस में, उसके बाद जाके इसको हम आगे कवर आउट कर देंगे, ठीक। आप प्लीज नोट कर लो, प्रॉपर तरीका से आप अपना नोट्स बनाइए, इसलिए हम इस तरह से इतना बातें करते हैं। चलिए अब इसमें एक छोटा सा बात बस बताना है,
हम थोड़ा सा और इसको फील कराना चाहते हैं। आप क्लास 9th में जब पढ़ रहे होंगे उसमें एक चैप्टर पढ़े होंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक, WPE बोलते हैं हमको, वर्क पावर एनर्जी बोलते हैं। तो वर्क वाला चैप्टर में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, हम आपके लिए बस लिख रहे हैं कि वही जो फॉर्मूला है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हो जाता है इस डेफिनेशन का, समझ रहे हैं? 2 वेक्टर का डॉट और उसका आंसर स्केलर आ जाता है, वही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जो आंसर आया। हम लोग क्या पढ़ते थे सर? हम लोग पढ़ते थे सर वर्क डन बराबर, ये बात आप 9th में भी पढ़े होंगे, आगे 11th में तो पढ़ना ही आपको। वर्क डन बराबर क्या होता है सर? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक। या हम लोग बोलते हैं सिंपली कि वर्क बराबर F डॉट S वेक्टर, ठीक। अब हमको एक बात आप बताइए जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, क्या सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस सर, एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। क्या सर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर? सर आपको पूरा चीज लिखाए हैं वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है? यस सर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा अच्छा, बढ़िया बात है। वर्क डन क्या है सर? वर्क डन हमको रटा हुआ है कि वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो देखिए यहां पर हुआ क्या बाबू, ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। यहां पर हुआ क्या एक्चुअली कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी लिए थे जिसको फोर्स बोल रहे हैं, दूसरा एक वेक्टर क्वांटिटी लिए थे जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो जब हम 2 वेक्टर क्वांटिटी को डॉट करवाए, जब हम 2 वेक्टर क्वांटिटी को डॉट करवाए तो अपने पास एक तीसरा क्वांटिटी आया जिसको हम लोग बोल रहे हैं वर्क डन। और हम 2 वेक्टर क्वांटिटी का जो आंसर आया है वो क्या आया है? जो भी आया है वो क्या आया है? वो स्केलर क्वांटिटी आया है। क्लियर है? क्यों? कहें कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसी जो मल्टीप्लिकेशन था, इस मल्टीप्लिकेशन को बेस्ट फील करने के लिए एक बेहतर एग्जांपल होता है क्या कि सर जब आप 2 वेक्टर क्वांटिटी का, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, जब आप 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट लोगे, जब आप 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट लोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो इस बात को आप प्लीज अपने नोट में एग्जांपल सेट करके नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो आप प्लीज नोट कर लीजिए इस बातों को। चलिए नेक्स्ट बात जो है, आपको नोट डालना है और नोट डालने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको लिखाएंगे। आप प्लीज उसको याद भी रखिएगा, लेकिन पहले समझिए, समझने के बाद आपको ध्यान में रखना है, उससे आपका कैलकुलेशन बचेगा। ठीक, तो नोट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमको लिखना है। समझिएगा बात को, आराम से ध्यान से समझते, पहले समझने में फोकस करते हैं। अगर हम आपसे अभी सिखाए हैं जो, उसके बेसिस पे बात करेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू का कॉस थीटा। बस यही बात आप बोलोगे। हम बोले बढ़िया बात है सर, एकदम आप सही बोल रहे हो। ठीक, हम बोल रहे हैं ऐसे मत सोचो आप, हम बोल रहे हैं ऐसे बोलो आप, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलेगा है सर कोई नया बात थोड़े कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू का कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि सर आप कुछ नया काम थोड़े किए हैं, आप ई यहां पर था और ई यहां पर आ गया, बस ये वाला चीज यहां पहुंच गए। अरे मल्टीप्लिकेशन में 5 इंटू 1 करो या 1 इंटू 5 करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, आंसर तो सेम ही आता है। इसका मतलब क्या समझ में आया ना ये बात? कॉस थीटा तो सेम है, ए वेक्टर भी सेम है, बी वेक्टर भी सेम है, बस आप जगह आगू पीछू कर दे। तो मल्टीप्लिकेशन में जगह आगू पीछू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब पहला बात समझ में आ गया क्या कि सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होता है सर बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो इसी बात को नोट डाल के सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं, अभी आपको समझा दिया, अब हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे। और इसको आप मैथ के फॉर्म में जब पढ़ोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है वो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, या हम बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एक स्टेटमेंट अगर कल के दिन ट्रू फॉल्स बना के दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब सिर्फ वही है 1 गुना 5 बराबर 5 गुना 1, बस, और उसे दिमाग मत लगाइए। चलिए
तो पहला पॉइंट हम नोट डाल करके आपको लिखा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमको लिखना है इसमें क्या कि सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक ठीक, बढ़िया बात है सर, ये हमारा पहला पॉइंट आया। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, जानकारी बस देना चाह रहे थे और कुछ नहीं। फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, दैट्स इट। क्या कि सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, दैट्स इट। ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। रही दूसरी बात, समझिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा बातों को ध्यान से। चलिए पहले समझाते हैं, उसके बाद नोट कराएंगे। देखिएगा बात, मान लेते हैं कि ए वेक्टर ऐसे है, ठीक, और एक वेक्टर मान लेते हैं ऐसे है, ठीक, और दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। समझिएगा बात को, हम क्या बोल रहे हैं, एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, दो वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि ए वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर बताओ या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बताओ। तो आप बोलिएगा सर एक ही बात है, तुरंत बता देते हैं, ठीक। हम बोलेंगे दोनों वेक्टर का डॉट बताओ, तो आप बोलिएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू का कॉस थीटा। क्या बोलेंगे सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू का कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बढ़िया बात है, हम बोलेंगे थीटा पुट करो, तो आप कीजिएगा सर ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा नहीं सर, कॉस 90 डिग्री। क्यों, काहे कि थीटा जो है अपना ये क्या है सर, थीटा अपना 90 है। 90 काहे 90 है सर, देखो ना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या है 90 डिग्री है ना सर, तो थीटा 90 हो गया। और छोटा बच्चा भी को भी अब रटा गया होगा, कितना दिन से पढ़ रहे हैं कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हो गया सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का 0 करोगे तो आंसर कम्स आउट टू भी 0। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0। क्लियर है, समझ में आया बात। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0। क्लियर है, तो इसी बात को हम यहां पर लिख रहे हैं। फील हो ही गया है, अब बस लिख लेते हैं अपने नोट्स में, क्या बस समझाना था जितना बात किए हम। इफ टू vectors are perpendicular, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको अगर लिखना है तो पूरा स्पेलिंग के साथ लिखिएगा परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट is 0, then their dot product is 0। क्लियर है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो हम इसको 0 बोल सकते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि इफ ए वेक्टर, मान लेते हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये हो गया सर ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो हम अगर डॉट लेंगे तो वो आंसर हमेशा 0 आएगा। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। क्या कि सर अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट लेंगे, चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डॉट 0। या इस बात को कल के दिन अपन ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा मतलब एंगल बिटवीन, फिर से बोल रहे हैं थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर थीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब सर हम बोल सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, दोनों वेक्टर का डॉट 0 होगा। जिस तरीका से आपसे पूछा जाए उस तरीका से आप स्मार्टेस्ट वे में उनको समझा दीजिए, जवाब दे दीजिए और आपका वो फैन हो जाएगा सर। क्लियर है,
तो चाहे आप ऐसे समझो कि सर दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट लेते हैं और आपस में दोनों परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। सर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब पक्का है, इसका मतलब हम इस लाइन को और ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या इस लाइन को एक बात हम ऐसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको मिटा के लिख रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिएगा बात को, ठीक। अगर हम ऐसा बोलेंगे क्या इस बात को, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है, ठीक, तो इसका 3 कंक्लूजन आ सकता है। क्या आइदर तो होगा कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 0 हो जाए, पहला, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 0 हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, तो आपस में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 0, तो 0 से सबको मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, ठीक। या हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। या तीसरा कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कि ए वेक्टर जो है वो आपस और में बी वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक। तो तीनों बात, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर दो वेक्टर का डॉट है तो इसका मतलब आंसर 100% कंफर्म है कि वो 0 आएगा, और वो सर 0 आ रहा है तो 100% कंफर्म है कि वो दोनों परपेंडिकुलर। नहीं सर, मान लेते हैं कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर हो तो उसका अगर मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा तो इसका मतलब तब भी डॉट 0 हो जाएगा। अगर कोई दूसरा वेक्टर का, पहला वेक्टर को छोड़ के कोई दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, इसका मतलब तब भी डॉट 0 आ जाएगा। या लास्ट कंक्लूजन वही आता है कि सर अगर दो वेक्टर का डॉट 0 है इसका मतलब 100% कंफर्म है कि दोनों वेक्टर आपस में क्या होगा, दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा। मतलब कुछ ऐसा दिखेगा सर, ये हमारा प्यारा सा ए वेक्टर सर, और ये हमारा प्यारा सा बी वेक्टर, ठीक। सारा बात का बस एक ही रुमायना है क्या, कि मैं आपके मन में ये बात उतार दूं कि सर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर या दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और कोई रिक्वेस्ट और कोई कुछ बात भी नहीं है। बस एक ही बात है कि सर दो वेक्टर का अगर डॉट आपस में 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि सर ऐसा हो सकता है, या आप इस बात को इसे याद रखना कि सर कोई दो वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर है देन इट इज 100% कंफर्म दैट कि उसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आने वाला है। दैट्स इट, ठीक। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी परपेंडिकुलर के बेसिस पे कुछ और बातें निकालेंगे जिसको हम हमेशा के लिए याद रखेंगे, आगे हमारे कैलकुलेशन में काफी काम देगा वो, ठीक। तो आप प्लीज नोट कर लीजिए। ये था हमारा नोट्स का दूसरा पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग नोट में डालते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है सर, छोटा पॉइंट है लेकिन समझेंगे। सर अगर मान लीजिए कल के दिन कोई आपसे पूछ दिया कि आप हमको बताओ कि सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर ऐसे की तरफ गया है और एगो और ए वेक्टर ऐसे की तरफ ले लिया, लो सर दो गो वेक्टर ले लिए, अब दोनों का डॉट करा रहा है, तो सर यहां से एक बात तो समझ में आ रहा है कि सर थीटा जो है वो आपस में 0 डिग्री है। थीटा क्या है, आपस में 0 डिग्री है, और जब थीटा आपस में 0 डिग्री है इसका मतलब cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, हमको रटा हुआ है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें क्या कि सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। काहे कि जब बी रहता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखते हैं। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल सर 0 डिग्री, इसका मतलब cos 0 डिग्री, ठीक। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है बात। तो अगर हम इस बात को थोड़ा सा मिटा दे, हम उम्मीद करते हैं कि समझ तो गए ही होंगे आप, है ना। तो इसका मतलब हम यहां से एक बात लिख सकते हैं कि सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है, ठीक। क्लियर है बात, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है, और आपको पता है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है और उसका स्क्वायर कर दे रहे, इसका मतलब क्या होगा सर, ऑलवेज ये चीज हमारा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा,
ठीक, ये छोटा मोटा बात था जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है और ये हमारा आखिरी पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट का, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आपको हम जब वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर्स पढ़ा रहे थे प्रीवियस लेक्चर में ही, उसमें हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पढ़ाए थे। ऑर्थोगोनल वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है परपेंडिकुलर, सिंपल सा मतलब होता है नॉर्मल, सिंपल सा मतलब होता है 90 डिग्री, दैट्स इट। ठीक, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है सर? ऐसा वेक्टर जिसका मेन काम डायरेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? उसका मैग्नीट्यूड होता है क्या? 1। और हमको पता है कि सर 3 गो अपना बेसिकली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये ऊपर में टोपी लगा के हम लोग यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए समझते हैं, लिखते हैं, ध्यान देते हैं। मान लीजिए अपने पास एक्स वाई जेड एक एक्सिस आ गया, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया, और ये हमारा जेड एक्सिस आ गया। मैं एक बार देख लूँ कि कुछ कट तो नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है सर। चलिए इसको हम डब्बा में घेर देते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या बोले कि 3 एक्सिस ले ली। आपको पता है कि सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, वह एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल, जेड एक्सिस मान लीजिए इस तरह से हो गया, तो देखो इसमें और एक्स में 90 डिग्री एंगल है, इसमें और इसमें 90 डिग्री एंगल है, और चूंकि दोनों आपस में एक प्लेन में है और तीसरा ये प्लेन के बाहर है या प्लेन के अंदर है, तो तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। बस इतना बात पता होना चाहिए कि तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, एक्स एक्सिस की तरफ जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते थे, वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जो लेते हैं उसको हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते थे, और जेड एक्सिस की तरफ जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते थे। ये सब बात आपको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में बता चुके हैं। अब छोटा मोटा बात लिखेंगे जो आपको बताना है। अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पहले पूछते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। अगर हम आपसे पूछेंगे आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, अच्छा, इनटू कॉस आई और जे के बीच में, सर आई एक्स एक्सिस की तरफ, जे वाई एक्सिस की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। बढ़िया बात है सर। अच्छा, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? सॉरी, आई कैप जो है वो अपना यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 1, इंटू जे कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 1, इंटू कॉस 90 का वैल्यू क्या आ जाता है? 0। इसका मतलब ये हो गया कि सर आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है बात? तो हम यहां से अब डायरेक्ट लिखेंगे कुछ बात जो आपको याद रखना है फ्यूचर के लिए। सबसे पहला बात, समझना बात को। अगर कल के दिन कोई हमसे पूछ दिया कि सर आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, या जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो हमको पता है सर आई कैप डॉट जे कैप 90 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। और हमको पता है जो आई कैप डॉट जे कैप होता है वही जे कैप डॉट आई कैप होता है। अभी पढ़ाए थे आपको ए कैप डॉट बी कैप बराबर बी कैप डॉट ए कैप, पहला पॉइंट नोट्स का, तो ये भी आ जाएगा 0। सिमिलरली अगर हम आपसे कोई पूछेगा जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट जे कैप, तो हम बोलेंगे सर रुको बताते हैं, जे कैप डॉट के कैप, जे कैप किधर की तरफ है सर? वाई एक्सिस की तरफ है। के कैप किधर की तरफ है? जेड एक्सिस की तरफ है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? अभी तो बताया सर 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों का भी डॉट क्या हो जाएगा? 0। अब जे कैप डॉट के कैप का डॉट 0, तो इसका उल्टा जो हो जाए जे कैप डॉट के कैप, उसका भी डॉट 0 हो जाएगा। क्यों? कि वी नो डेट सर कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लास्ट बात क्या कि सर आई कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप क्या होगा सर? अभी बताते हैं। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, अच्छा, के कैप मतलब जेड एक्सिस। ये लो सर, आई कैप ये हमारा जेड एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फिर से एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0। और हमको पता है कि वेक्टर कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, इसका मतलब आई कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप, मतलब ये भी 0। तो ये पहला चीज जो आपको नोट कराए हैं उसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
कहने का मतलब सर सिंपली आप ये देखो ना कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री जीरो, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री जीरो, दोनों के बीच में जे और के नहीं समझ में आना तो जे मतलब समझो वाई एक्सिस और के मतलब समझो जेड एक्सिस। और आपको पता है कि तीनों जो एक्सिस होता है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, के डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो और के डॉट आई जीरो, दैट्स इट। ठीक, एक लास्ट पॉइंट बस आपको बताना चाह रहे हैं। कल के दिन कोई आपसे पूछ दिया कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो हमको पता है सर, ध्यान दीजिएगा सर, हमको पता है कि दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वही वेक्टर का स्क्वायर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का स्क्वायर। और हमको रटा हुआ है, पता है कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या होगा, 1। क्यों होगा 1 सर? सर आई कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ही तो रटाए थे कि सर 1 होता है। इसका मतलब सिंपली हम लोग यहां से बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक, तो अच्छा, कल के दिन अगर आपसे पूछेगा जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा तो आप डायरेक्टली बोलोगे 1। क्लियर है बात? क्यों सर? क्यों सर? है कि हमको पता है कि सर दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका स्क्वायर। ये चीज आता कहां से है? जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। तो इधर भी आई और इधर ही आई, तो दोनों के बीच में एंगल 0, इसका मतलब 1। जे ऐसे, जे भी ऐसे, तो दोनों के बीच का जो डॉट होगा वो 1 आ जाएगा। और लास्ट बात क्या कि के कैप डॉट के कैप, उसका भी जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो ये सब बात आपको जिस तरह से हम पढ़ाए हैं उस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है अपने नोट्स में। और यहाँ पर हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है सर पूरा रूप से खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको डॉट प्रोडक्ट में मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट में सवाल मिलेगा, एक बेहतर से बेहतर लेवल का सवाल को हम लोग करेंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, लेकिन आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को रिविजन करके तैयार रहिएगा। क्लियर है मेरा बात? समझ में आया बात? आपको जो बात हम बोले हैं आपको याद रखना, आप याद रखना बस दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री मतलब डॉट 0, कुछ करने नहीं है। ठीक, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड भी यहाँ बेचारा सब यूनिट वेक्टर है तो सबका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब जब भी आई कैप डॉट आई कैप होगा तो हमेशा 1, जे कैप डॉट जे कैप होगा तो हमेशा 1 और के कैप डॉट के कैप होगा तो हमेशा 1। क्लियर है? तो यहां पर हमारा जो सेकेंड मल्टीप्लीकेशन था डॉट प्रोडक्ट बोले या हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, पूरा रूप से खत्म हो गया और हम लोग लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी तरह का हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर अच्छा सोचिए। थैंक यू। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा।